वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से 3 रोज़ा दौरे पर रियाज रवाना होंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म को मदऊ किया। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इजलास की क़यादत करेंगे। दुनिया भर के रहनुमा, सरमायाकार, पॉलिसी साज और माहिरीन इजलास में शरीक। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल होगा। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू होगी। दौरा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अक्कास। वज़ीर-ए-आज़म का घरेलू सार्फिन के लिए गैस कनेक्शंस खोलने का ऐलान। आज अवाम का एक और देरीना मुतालबा पूरा हो गया। RLNG से घरेलू सार्फिन को मयारी ईंधन की फराहमी मुमकिन होगी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क से अंधेरों के खात्मे के लिए इकदाम किए। 20-20 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का मसला हल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का RLNG गैस कनेक्शंस के इजरा की तकरीब से खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई। 4 खुदकुश बमबारों समेत 25 दहशतगर्द जहन्नुम वासल। अफगानिस्तान से फितनतुल ख़वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। स्पिन वॉर में 4 खुदकुश बमबारों समेत 15 दहशतगर्द मारे गए। कुरम में दूसरी कार्रवाई में 10 खारजी हलाक। बड़ी मिकदार में गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। बड़ी तादाद में असलहा भी तहवील में ले लिया। अज़्म इस्तेहकाम के तहत क्लियरेंस ऑपरेशन दरअंदाजी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात के मौके पर हुई। वाक़या अफगान तालिबान रजीम के दोहरे मयार का सबूत है। ISPR। सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 बहादुर जवान मातने वतन पर कुर्बान। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में शहादत का रुतबा हासिल किया। शोहदा में हवालदार मंजूर हुसैन, सिपाही नुमान इलियास कियानी, मोहम्मद आदिल शाह जहान और अली असगर शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारा आज़म मजीद मजबूत करती हैं। ISPR। सदर ममलकत और वज़ीर-ए-आज़म का 25 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। जाम शहादत नोश करने वाले 5 बहादुर जवानों को खिराज अकीदत। शहादा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। फितनतुल ख़वारिज और भारतीय सरपरस्तों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। मुसल्लह फ़ौज मादरे वतन के दिफा में सीसा पिलाई दीवार की मानिंद है। Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. And I just feel it's something I can do. I do it nicely. I don't need to do it, I guess, but if I can take time and save millions of lives, that's really a great thing. I can't think of anything better to do. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान अफगानिस्तान मसला हल कराने में इजहार दिलचस्पी। मसला जल्द हल कराऊंगा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल जबरदस्त शख्सियात हैं। मैंने दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान रजीम की हिमायत महंगी पड़ गई। खित्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत पर शदीद रद्दअमल का सामना। अफगानिस्तान की मुसल्लह तंजीम नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट का भारत को तालिबान की हिमायत पर सख्त इंतबाह जारी। दुनिया में जमहूरियत का दावेदार भारत दहशतगर्दों का सहारा। काबुल में सिफारत खाना दोबारा खोलना तालिबान को मजबूत करने के मुतरादिफ। भारत फौरी तौर पर तालिबान, दाइश और TTP जैसे गिरोहों से ताल्लुकात मुनक़ता करे। NMF। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी बच्चों की सेहत से मुतालिक इजलास। सूबे भर में हेल्थ स्क्रीनिंग के अहकामात। 35,600 से ज़ायद खुसूसी बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। आई टेस्टिंग, दांतों का मुआयना और दीगर अमराज शामिल। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 10 जदीद कंप्यूटर लैब्स की मंजूरी। CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। 27 अक्टूबर मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम सियाह। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में कश्मीरी भारतीय मुजालिम के खिलाफ जलसे जुलूसों, एहतजाजी रैलियों और तकारीब का इन्नकाद करेंगे। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा हल किए बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन नामुमकिन। हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस।
27 अक्टूबर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम बेनकाब करने का दिन। भारतीय गाजिमाना कब्जे और मजालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली जाएगी। भारतीय मजालिम कश्मीरियों के अज़्म इस्तकामत को कमजोर नहीं कर सकते। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम की हुर्रियत रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक आज़ादी के शोहदा और रहनुमाओं को खिराज अकीदत। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल नागुज़ीर। इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन सर्विस 31 दिसंबर से बहाल। वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने बड़ी खबर सुना दी। रेक्यूनिक मंसूबे के लिए 884 किलोमीटर तवील ट्रैक में से 400 किलोमीटर नए ट्रैक की तामीर का मुआहिदा तय पा चुका। रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बनाना तरजीह। मुसाफिरों को मयारी सहूलतें फराहम की जाएंगी। वजीर रेलवे। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद की 77वीं बरसी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू का खिराज अकीदत। शहीद की जुर्रत, कुर्बानी और वफादारी को सलाम। नायक सैफ अली जंजुआ के यौम शहादत पर कोटली में दुआया तकरीब। मेजर जनरल तौकीर अब्बास की शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूल रखे। नायक सैफ अली जंजुआ ने 1948 की कश्मीर जंग के दौरान पीर कलेवा पहाड़ी का बहादुरी से दिफा किया। सैफ अली जंजुआ को बहादुरी के एतराफ में निशान हैदर के मसावी हिलाल कश्मीर से नवाजा गया। मोदी भारतीय अवाम का पैसा अपने करप्ट साथी अडानी ग्रुप पर निछावर करने लगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने मोदी और अडानी ग्रुप का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए मुख्तस। अवाम कर्ज, बेरोजगारी और माली दबाव का शिकार। अडानी ग्रुप को अवामी वसाइल लुटाना दरअसल करप्शन को सरकारी सतह पर जायज बनाना है। वॉशिंगटन पोस्ट। वजारत इत्तलाआत ने भारत के खत्ते में अदम इस्तेहकाम की एक और साजिश का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय फर्स्ट पोस्ट ने दिफाई मुआहदे के तहत 25,000 फौजी सऊदी अरब भेजने, दिफाई निजाम और रॉकेट कमांड करने में ताउन, मुख्तलिफ हथियार फराहम करने का झूठा दावा किया। झूठे बयानिए के बरक्स दिफाई मुआहदे की किसी भी किस्म की ऑपरेशनल तफसीलात जारी नहीं की गई। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा, खत्ते में इंतशार फैलाने की मजमूम कोशिश। जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान का 47वां सरबराही इजलास मलाइशिया में जारी। अमरीका, जनूबी अफ्रीका, ब्राजील और जनूबी कोरिया के सदूर, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म शरीक। कुआलालंपुर आमद पर अमरीकी सदर का रेड कारपेट इस्तकबाल। ट्रंप का रिवायती अंदाज में रक्स। मोदी आसियान इजलास से गैर हाजिर क्यों? गैर हाजिरी पर सवालात उठने लगे। मलेशिया का दौरा न करने पर कांग्रेस की मोदी पर तनकीद। मोदी अमरीकी सदर का सामना करने से गुरेजा। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन मुआहिदा। कुआलालंपुर में कंबोडिया और थाईलैंड के वज़ीर आज़म ने दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की भी तकरीब में शिरकत। अमन मुआहिदे से लाखों जानें महफूज हुई। मुझे जंगें रुकवाना पसंद है, तिजारत के जरिए जंगें रुकवाई। अमरीकी सदर ट्रंप। गजा जंगबंदी के बावजूद भी इसराइली हमले जारी। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। रुकावटों के बायस खुराक की शदीद किल्लत। सेहूनी यरगमालियों की लाशों की तलाश के लिए मिस्र की भारी मशीनरी रफा से गजा में दाखिल। पायदार अमन के लिए तमाम फरीकों को अपने वादों की पासदारी करना होगी। जल्द बैनुल-अक़वामी फोर्स तैनात की जाएगी। अमरीकी सदर। सिडनी में फलस्तीनियों से एकजहती के लिए बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज ट्रॉफी की रनुमाई कर दी गई। तकरीब में दोनों कप्तानों सलमान अली आगा और जॉनवन फ्रेरा की शिरकत। कौमी क्रिकेट टीम का सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। पहला T20 मंगल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा मैच जुमे और तीसरा हफ्ते को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा।
आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड की न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त। इंग्लिश टीम ने 169 रन का हदफ 30वें ओवर में 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। ओपनर अर्नी जोन्स की 86 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया गया। और सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग नसर ने हजम को 2-0 से हरा दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के करियर में 250 गोल मुकम्मल। लीग टेबल पर नसर 18 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम का कल से आगाज हो रहा है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत 20 से ज्यादा मुल्कों के रहनुमा और 7,500 से ज्यादा मंदूबीन इस अहम फोरम में शरीक होंगे। तफसील बताएंगे मोहम्मद इकराम चौधरी अपनी रिपोर्ट में। 2017 में रियाद में शुरू होने वाला फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम वक्त के साथ मजीद अहमियत इख्तियार कर चुका है। किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 27 से 30 अक्टूबर तक होने वाले फोरम का ये नवा एडिशन अब तक का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ इस अहम फोरम में शरीक होंगे। नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार और काबीना के सीनियर वज़रा पर मुश्तमिल वफ्द भी उनके हमरा होगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने क़याम के दौरान सऊदी क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी कुव्वत के शोबों में ताउन के लिए नई राहें तलाश करने पर बात होगी। इसके अलावा बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के मौके पर वजीर आजम की शरीक मुल्कों के रहनुमाओं और बैन अल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहों से भी मुलाकातें होंगी, जिनमें पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके और पायदार तरक्की के फरोग के अज़्म को उजागर किया जाएगा। वजीर आजम का यह दौरा इक़्तिसादी सफारतकारी के फरोग और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और पायदार तरक्की के शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मुस्तहकम करने के अज़्म का आकाश है। डिवोर्स ऑफ द डेजर्ट के नाम से मारूफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम दुनिया भर के सरमायाकारों, माहिरीन मईशत, पॉलिसी साजों और हुकूमती नुमाइंदों को तरक्याती अमल और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के हवाले से तबादला ख्याल का अहम मौका फराहम करता है। रवां साल इस फोरम का मौजू तरक्की के नए रास्ते, खुशहाली की कुंजी है। ये मौजू सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 से मुताबिकत रखता है, जिसका मकसद मईशत को जदीद खतूत पर उस्तवार करते हुए वसाइल में इजाफा और अवामी खुशहाली का अमल तेज करना है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के नए एडिशन में मजमूई तौर पर 250 से ज्यादा इंटरैक्टिव सेशन होंगे, जिनमें अदम मुसावात के खात्मे, सरमायाकारी के मौके, मसनूई जहानत और टेक्नोलॉजी की तरक्की, माहौलियाती तब्दीलियों और बढ़ती तब्दीली के चैलेंजेस समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत शामिल हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सरमायाकारी, मुकालमे और जिद्दत के अहम आलमी मरकज की हैसियत इख्तियार कर चुका है। 4 रोज़ा फोरम में टेक्नोलॉजी की तरक्की और सरमायाकारी के नए उफक तलाश करने के मौके मैसर आएंगे। मोहम्मद इकराम चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने घरेलू सार्फिन के लिए RLNG गैस कनेक्शंस का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। आवाम के दरीना मुतालबे को पूरा करते हुए मुल्क भर में घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। रिपोर्ट करेंगे आगा मसूद खालिद। घरेलू सार्फिन के लिए गैस कनेक्शंस पर आयद पाबंदी का खात्मा, लाखों घरों में खुशियां लौट आईं। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में RLNG कनेक्शंस का बाज़ाब्ता इजरा किया। गैस कनेक्शंस अवाम का देरीना मुतालबा था, जिसे वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मखलूत हुकूमत ने पूरा कर दिखाया। घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अवाम दोस्त सोच और दूर अंदेशी की अकास है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि गैस कनेक्शंस अवाम का अहम तरीन तकाजा था, जिससे तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत ओहदा बरा हो रही है। 2022 में PDM की गवर्नमेंट बनी तो उस ज़माने में बेपनाह प्रेशर था चारों तरफ से कि हमें गैस का कनेक्शन दिया जाए। गैस की सप्लाई का एक चैलेंज था। आज वो दिन आया है अल्हम्दुलिल्लाह कि घरेलू सार्फिन के लिए LNG गैस, जो कि एक बहुत हाई क्वालिटी का ईंधन है, उसका आज पूरे पाकिस्तान में इजरा किया जा रहा है। वजीर आज़म ने मखलूत हुकूमत में शामिल सियासी रहनुमाओं को मुबारकबाद देते हुए कहा कि 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क में अंधेरों का खात्मा किया। आज एक बार फिर हमारी हुकूमत ने अवाम का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया है। 2013 में हुकूमत बनी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तीसरी मरतबा अल्लाह ताला ने उनको इस मकाम पर फाइज किया तो 20-20 घंटे के पूरे पाकिस्तान में बिजली के अंधेरे थे, लोड शेडिंग थी। लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके थे और बाहर से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलना बंद हो गए थे। तो आज उन सबको फर्दन और इज्तबान मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तकरीब से अपने वीडियो पैगाम में तवानाई और पेट्रोलियम डिवीजन के विफाकी वजीर अली परवेज मलिक ने कहा कि वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन की रोशनी में हुकूमत अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गुज़िश्ता एक साल के दौरान 29 अरब रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया, जबकि गैस कंपनी की जानिब से लाइन लॉसेस को 4.93% तक महदूद कर दिया गया है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में फितनतुल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के 25 खवारिज जहन्नुम वासिल हो गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। खवारिज के 2 बड़े गिरोहों ने 24-25 अक्टूबर को घक्की कुरम और स्पेनवाम के इलाकों में दरअंदाजी की कोशिश की। स्पेनवाम में फोर्सेज की मौसर कार्रवाई के दौरान 4 खुदकुश बमबारों समेत 15 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक कुरम के इलाके घक्की में मजीद 10 दरअंदाज खवारिज मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 5 जवान जाम शहादत नोश कर गए। शहीद हवालदार मंजूर हुसैन की उम्र 35 साल और जिला गैजर गिलगित बल्तिस्तान के रिहायशी थे। शहीद सिपाही नुमान इलियास कियानी की उम्र 23 साल और जिला पूंछ आजाद कश्मीर से ताल्लुक था। ISPR के मुताबिक शहीद सिपाही मोहम्मद आदिल की उम्र 24 साल और जिला कसूर के रिहायशी थे। शहीद सिपाही शाहजहां की उम्र 25 साल जिला विहाड़ी के रिहायशी थे। शहीद सिपाही अली असगर की उम्र 25 साल और जिला पाकपतन के रिहायशी थे। तर्जमान पाक फौज ने कहा है कि तुर्की में पाक अफगान मुज़ाकरात के बावजूद फितनतुल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान मुसलसल अफगान हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने का कह रहा है। ISPR ने कहा है कि तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे के मुताबिक जिम्मेदारियां पूरी करेगी। अफगान हुकूमत खवारिज को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से रोके। बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत खवारिज को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए पूरी रफ्तार से जारी रहेगा। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिला शुमाली वज़ीरिस्तान और जिला कुरम में फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने ऑपरेशन में फितनतुल खवारिज के 25 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ की। दहशतगर्दों का कामयाबी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के 5 जवानों को खिराद अकीदत भी पेश किया। उन्होंने शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और उनके अहले खाना से ताज़ियत करते हुए कहा कि पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज को सलाम पेश करती है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म है। उन्होंने कहा कि फितनतुल खवारिज और उनके भारतीय सरपरस्तों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। उनके खिलाफ दहशतगर्दी के खात्मे तक अज़्म इस्तेहकाम के तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान मादरे वतन के दिफा में सीसा पिलाए दीवार की मानद हैं। शोहदा ने वतन के दिफा में अपनी जानें कुर्बान करके कौम का सर फख्र से बुलंद किया। पाक अफगान मसला हल कराने में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजहार दिलचस्पी। सदर ट्रंप ने कुआलालंपुर में आसियान सरबराही इजलास के मौके पर कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला जल्द हल करा दूंगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल जबरदस्त लोग हैं। तफसील बताएंगे हुसैन रजा अपनी रिपोर्ट में। कुआलालंपुर में आसियान सरबराही इजलास के मौका पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो क़याम अमन को तरजीह के तौर पर देखते हैं और उनकी भरपूर तवज्जो आलमी तनाज़ात के हल पर मरकूज है। थाईलैंड कंबोडिया अमन मुआहदे पर दस्तखत के मौका पर पाक अफगान कशीदगी खत्म करने पर उन्होंने कहा वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी को बहुत जल्द हल कर लेंगे। 8 wars my administration has ended in just 8 months. There's never been anything like that. Never. There never will be either. The United States, I'm proud to help settle this conflict and forge a future for the region where proud independent nations can prosper and thrive. Safety, security and peace. पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत खिते में अमन के क़याम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर काम कर रही है। बैनुल अक़वामी सतह पर क़याम अमन, तनाज़ात के हल और सालिस के तौर पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है। आसियान सरबराही इजलास के मौका पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिते में किरदार को सराहा और उन्हें अजीम लोग करार दिया। Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. That one started up a few days ago, and I just feel it's something I can do. I do it nicely. I don't need to do it, I guess, but if I can take time and save millions of lives, that's really a great thing. I can't think of anything better to do. पाकिस्तान हमेशा से अमन पसंद मुल्क रहा है और इलाकाई और आलमी सतह पर अमन और सलामती के लिए इसकी काविशें किसी से ढकी छुपी नहीं। हुसैन रजा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मरगूब अहमद की रिहाइशगाह पर गए। वज़ीर आज़म ने मियां मरगूब अहमद से उनकी अहलिया की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मरहुमा के बुलंदी दर्जात की दुआ की। उन्होंने सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत और उनके सब्र जमील के लिए दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने स्पेशल बच्चों की सेहत से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए सूबे में पहली मरतबा स्पेशल एजुकेशन के तलबा की हेल्थ स्क्रीनिंग के अहकामात जारी किए हैं। एक जामे प्रोग्राम में 35,600 से ज़ायद स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। प्रोग्राम के तहत सूबे के स्पेशल एजुकेशन के मराकज़ में ज़ेर तालीम बच्चों का इलाज मुआलजा, आई टेस्टिंग, दांतों का मुआयना और दीगर मराज का इलाज शामिल है। CM पंजाब खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 10 स्टेट ऑफ द आर्ट नई कंप्यूटर लैब्स की भी मंजूरी दी गई है, जबकि पहले से मौजूद 8 लैब्स को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का फैसला किया गया है। और नाज़रीन, कल यौम सियाह इस अज़्म के साथ मनाया जाएगा कि भारत का मकबूजा जम्मू कश्मीर पर जबरी कब्जा किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने लाहौर में यौम सियाह के हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत की 9 लाख से ज़ायद काबिज़ फौज मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। भारत का वहशियाना कब्जा नाकाबिले कबूल है। उन्होंने ऐलान किया कि कश्मीरियों से एकजहती के इजहार के लिए कल सुबह 10 बजे पूरे मुल्क में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। इस दिन को हर साल मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी, पूरे पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया में जहाँ भी हमारे कश्मीरी बहन भाई या पाकिस्तानी बहन भाई जो भी बसते, वो इस दिन को एक फ्लैग डे के नाम से मनाते हैं। और उसका मकसद ये है कि हम जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो हमारे बहने और भाई है, उनको ये मैसेज दिलाना चाहते कि हम सारे आपके साथ है, उनके साथ एक ज़ारी यकजहती का इजहार करने के लिए और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को और पूरी दुनिया को ये बताना चाहते कि जितने साल हो गए इंडिया का वही गासिबाना कब्जा नहीं मानते जब तक यूनाइटेड नेशन के सलामती कौंसिल की रिजोल्यूशंस के तहत उनको उनका हक नहीं दिया जाए और वो अपने मर्जी का इंतखाब न करे।
नाजरीन 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय अफवाज ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजें उतारी और जबरी कब्जा जमा लिया। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी हर साल 27 अक्टूबर का दिन यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। रिपोर्ट करेंगे अदील अहमद खान। 1947 में जब बरे सगीर तकसीम हो रहा था तो उस वक्त कश्मीर की 80% आबादी मुस्लिम थी। रियासत का मजहबी, जोग्राफियाई, नजरियाती और मुआशी एतबार से पाकिस्तान के साथ इल्हाक फितरी था और कश्मीरियों की अक्सरियत बबांगे दहल कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला कर चुकी थी। बरे सगीर से बरतानवी साम्राज्य का सूरज गरूब हो रहा था। ऐसे में भारत नए साम्राज्य का रूप धार कर सामने आया और श्रीनगर में अपनी फौजें उतारी और तकसीम बरे सगीर पाक हिंद के तमाम तर उसूलों और ज़ाब्तों को बालाए ताक रखते हुए यहाँ तसल्लुत के पंजे गाड़ लिए। वो दिन है कि और उस ज़माने की बात है कि जब बरे सगीर बरतानवी साम्राज्य के पंजे इस्तबदाद तले से आज़ाद हो रहा था और एक नई शुरुआत हो रही थी इस खित्ते में, आज़ादी की, हुर्रियत की, इक़्तिदार आला की। लेकिन अलमनाक बात यह है कि भारत खुद एक साम्राज्य की सूरत में सामने आ रहा था। वो कई इलाकों को जिनको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था उनको हज़म और हड़प करते हुए कई ऐसी शाही रियासतों को फिर आखिर पे कश्मीर पर पल पड़ा। वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस के साथ मिली भगत करके बाउंड्री कमीशन अवार्ड में तब्दीली करके मशरकी पंजाब का मुस्लिम अक्सरियती जिला गुरदासपुर भारत के हवाले करके इससे कश्मीर तक ज़मीनी रसाई फराहम कर दी थी। भारत के इस गासमाना तसल्लुत को 78 बरस गुजर चुके हैं मगर कश्मीरियों ने भारत के इस गैर कानूनी कब्जे को आज तक तस्लीम नहीं किया। जम्मू व कश्मीर के आवाम ने किसी एक लम्हे के लिए भी उस भारतीय तसल्लुत को कबूल नहीं किया और आवाम उठ खड़े हुए, एहतजाज किया, जलसे निकाले, जुलूस निकाले और हिंदुस्तान के इस गासिबाना तसल्लुत के ख़िलाफ़ वो आवाज़ बुलंद करते रहे। हिंदुस्तान खुद यूनाइटेड नेशंस गया था और एक तहरीरी एग्रीमेंट किया वहाँ पर कि मैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को राय शुमारी का हक दूंगा। लेकिन आज 78 साल गुजर गए हैं, हिंदुस्तान ने वो वादा नहीं निभाया। आज भी हम बैनुल-अक़वामी बिरादरी से यही अपील करते हैं कि भारत का जो गैर कानूनी कब्ज़ा है उसको ख़त्म कराया जाए। हर साल 27 अक्टूबर का दिन कश्मीरी अवाम यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं और इस सिलसिले में रियासत की जलसे जुलूसों और एहतजाजी मुजाहिरों का इनेकाद किया जाता है। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल 27 अक्टूबर को यौम स्याह मनाएंगे, जिसका मकसद आलमी बरादरी को ये वाज़ेह पैगाम देना है कि कश्मीरी अपने मादरे वतन पर गैर कानूनी भारतीय कब्जे को यकसर मुस्तरद करते हैं और वो अपने हक के खुद इरादियत के हुसूल तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक यौम स्याह मनाने की अपील कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने की है। आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकीम कश्मीरी तनाज़े कश्मीर के हल और कश्मीरियों की हालत ज़ार की तरफ आलमी तवज्जो मबजूल कराने के लिए जलसे जुलूसों, एहतजाजी रैलियों, सेमिनार्स और दीगर प्रोग्राम का इन्नेकाद करेंगे। काबिज भारतीय फोर्सेस की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। घरों पर बिला जवाज छापों और नौजवानों की पकड़ धकड़ ने कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। जम्मू में ऑल पार्टीज यूनाइटेड मोर्चा और यूनाइटेड पीस अलायंस के ज़ेर एहतमाम अमन को मौका दें के उन्वान से सेमिनार का इन्नेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने इस बात पर जोर दिया कि तनाज़ा कश्मीर को पाकिस्तान के साथ बातचीत के जरिए हल किए बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की मुअत्तली बिला जवाज़ है। कश्मीरी अवाम दहाइयों से भारतीय जुल्म सितम और जबर का शिकार हैं और आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। कराची से रिपोर्ट करेंगे सोहेल जमाली। 1947 में रियासत जम्मू और कश्मीर पर भारतीय कब्जे के बाद से अब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 जंगें हो चुकी हैं। हालिया मार्का हक भी इसी सिलसिले की कड़ी है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली, मावराए अदालत कत्ल, खवातीन की इस्मत दरी और जबर का एक माहौल है जिससे अमन आलम खतरे में है। मसला कश्मीर के हल के लिए गुज़िश्ता 75 बरसों में मुतादिद तजावीज़ सामने आई हैं। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत तस्लीम करते हुए अपनी निगरानी में राय शुमारी का फैसला दिया था। सलामती कौंसिल ने 14 मार्च 1950 को दोनों ममालिक को जम्मू और कश्मीर से फौजें निकालने का हुक्म दिया। पाकिस्तान ने इन फैसलों को तस्लीम किया था, ताहम भारत इससे इनकारी हो गया। अमरीकी सदर हैरी ट्रूमैन और बरतानवी वजीर आज़म क्लेमेंट एटली ने 1949 में दोनों ममालिक से मुश्तरका अपील की कि वो खित्ते के मुस्तकबिल के लिए सालिसी और राय शुमारी कबूल करें। पाकिस्तान ने रजामंदी जाहिर की मगर भारत ने इससे राह फरार इख्तियार की। 1950 में ऑस्ट्रेलवी कानूनदान ओवन डिक्सन को अक़वाम मुत्तहिदा ने मसले के हल के लिए मुतय्यन किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर का तफसीली दौरा किया। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वादी कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और शुमाली इलाका जात के अवाम की अक्सरियत ने पाकिस्तान से इलाक़ को तरजीह दी, ताहम भारत ने इसे रद्द कर दिया।
1960 کی دہائی میں دریائے چناب کو سرحد بنانے کا فارمولہ پیش ہوا، جس کے تحت وادی کشمیر اور جموں میں مسلم اکثریتی علاقوں پونچھ، راجوڑی اور ڈوڈا کو پاکستان میں شامل کرنے کی تجویز تھی۔ 1962 اور 63 میں اس حوالے سے پاکستانی وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے بھارتی ہم منصب سورن سنگھ کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے، تاہم بھارت نے کوئی پیش رفت نہیں کی۔ پاکستان نے کبھی بھی کشمیر کے مسئلے سے اپنے آپ کو نہیں ہٹایا، اور جہاں تک اس ریزولوشن کا تعلق ہے کہ کس طرح ہونا چاہیے، میرا خیال ہے بیسٹ تو طریقہ یہی ہے کہ وہاں کے لوگوں کے جو کشمیری پیپل ہیں، دی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہی کے ذریعے اس مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے، جو این یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے مطابق ہے۔ شروع سے پاکستان نے اسی پالیسی کو کنٹینیو کیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہی ایک بیسٹ آپشن اویلیبل ہے جس کے تحت کشمیر کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ غیر سرکاری طور پر 1999 میں سابق سیکریٹری خارجہ نیاز نائک اور ان کے بھارتی ہم منصب آر کے مشرا میں بھی چناب فارمولے پر گفت و شنید ہوئی، تاہم یہ نتیجہ خیز نہیں رہی۔ 1998 میں کشمیری امریکی فاروق کے تھنک ٹینک کشمیر اسٹڈی گروپ نے متحدہ خود مختار ریاست کی تجویز پیش کی، جسے پذیرائی نہیں ملی۔ جموں و کشمیر ریاست کو مکمل آزادی دینے کی تجویز بھی وقتاً فوقتاً آتی رہی ہے، جسے تیسرا آپشن بھی کہا جاتا ہے، تاہم کشمیر میں اس موقف کے حامیوں کی اکثریت نہیں، ان کی اکثریت پاکستان سے علاقے کی حامی ہے۔ 2001 میں بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے دور میں آگرہ سمٹ میں ایک 4 نکاتی فارمولہ پیش کیا گیا۔ اس فارمولے میں یہ تجویز کیا گیا کہ پاکستان اور بھارت مرحلہ وار کشمیر سے اپنی فوجیں نکالیں گے، جموں و کشمیر کے لوگوں کو پوری ریاست میں نقل و حرکت کی آزادی ہوگی، ان کو سیلف گورننس دی جائے گی، پاکستان اور بھارت کی مشترکہ نگرانی کے لیے میکینزم قائم کیا جائے گا، تاہم فارمولے کو دونوں ممالک اور کشمیری عوام کی جانب سے بھی پذیرائی نہیں ملی۔ مسئلہ کشمیر دنیا کے دیرینہ تنازعات میں سے ایک ہے، اس پورے خطے میں امن کی بحالی اور ترقی کے لیے اس تنازع کا حل ناگزیر ہے۔ پاکستان مسئلے کے حل کے لیے پیش رفت پر ہمیشہ تیار رہا ہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو اس مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ خطے میں پائیدار امن کو فروغ دیا جا سکے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ بلوچستان ہمیشہ سے کشمیری عوام کی تحریک حریت میں شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے۔ بلوچستان میں بھی 27 اکتوبر کا دن یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقار احمد۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ بلوچستان کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کی جنگ میں ہمیشہ شانہ بشانہ ہے۔ بلوچستان سمجھتا ہے کہ کشمیریوں کی آزادی کی تحریک حق اور انصاف کی جدوجہد ہے، اور اس حریت تحریک میں بلوچستان دنیا کے ہر فورم پر کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ 27 اکتوبر 1947 کا دن کشمیر کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے، جب بھارت نے کشمیریوں کے آزادی کے بنیادی حق اور عالمی قوانین کو پامال کرتے ہوئے کشمیر پر فوجی جارحیت شروع کی۔ بلوچستان اقوام عالم سے مطالبہ کرتا ہے کہ کشمیر میں جاری جبر اور استحصال کو ختم کرنے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ جب جب کشمیر کو ہماری ضرورت پڑے گی، کوئٹہ بلوچستان ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی۔ کشمیری عوام کے ساتھ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، ان کی آزادی اور حق خود ارادیت کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ تھے اور انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن کشمیر بھی بنے گا پاکستان۔ یوم سیاہ اس بات کا اظہار ہے کہ 25 کروڑ پاکستانی کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی تسلط اور قبضے کو تسلیم نہیں کرتے۔ یوم سیاہ دراصل مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی اور غیر قانونی اقدامات کے خلاف ایک مضبوط اور واضح احتجاج ہے۔ یوم سیاہ پیغام ہے کہ پاکستان اور بالخصوص بلوچستان کے عوام ہمیشہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ ناظرین، 5 سال بعد برطانیہ کے لیے PIA کا فلائٹ آپریشن بحال۔ پہلی پرواز اسلام آباد سے منچسٹر پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ رپورٹ کریں گی کنزا نقوی۔ PIA کی فلائٹ PK701 کا اسلام آباد سے منچسٹر ایئرپورٹ پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر CEO PIA عامر عباس پاشا کا کہنا تھا کہ قومی ایئر لائن کی پروازوں کی بحالی پاکستان اور برطانیہ کے درمیان رابطوں کے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ PIA اپنی سروسز کو مزید بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ It's a great team effort by the entire Pakistan aviation team، اور جس کی سرپرستی نہ صرف پرائم منسٹر صاحب نے، ڈپٹی پرائم منسٹر، بلکہ ہمارے جو منسٹر آف ڈیفنس ہیں اینڈ ڈیفنس منسٹری، ان سب کی پیٹرنیج ہے کہ ہم نے ممکنہ طور پہ کم سے کم وقت میں اس کو اپنے سیفٹی، کوالٹی اور باقی ایشورنسز کو ریوائیو کیا، اور اس کی بدولت یہ ممکن ہو سکا، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ آگے بھی اس کے اندر فردر ویلیو ایڈیشن کریں۔
मैनचेस्टर एयरपोर्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस वुडरॉफ ने कहा कि फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली से दोनों मुमालिक के दरमियान तिजारत को मजीद फरोग मिलेगा। Delighted to welcome Pakistan International Airlines to Manchester Airport, flying direct to Islamabad twice a week. It is super. There are 600,000 people fly from Manchester Airport to Pakistan every year, and they'll now be able to fly direct for the first time. A real opportunity for growth, connecting friends and family, tourism, business, so many opportunities that come from direct services. मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने भी बरतानिया में कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने पर खुशी का इजहार किया। हमें बहुत खुशी हो रही है आज इस चीज़ से कि पाकिस्तान की PIA की डायरेक्ट फ्लाइट इस्लामाबाद से जहाँ आई है। पाकिस्तान और बरतानिया के नुक्ते नज़र से दोनों के इकनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। जो हमारी आवाम यहाँ पे हैं उनकी बहुत अच्छी ये सहूलत होगी उनके लिए। ये डायरेक्ट फ्लाइट लोगों के लिए बहुत आसानियाँ देते हैं। PIA एक वाहिद एयरलाइन थी जो कि जब किसी के लव्ड वन फोत हो जाते तो उनको भी फ्री ट्रांसपोर्ट करती थी उनकी बॉडी पाकिस्तान। हम बहुत खुश हैं। PIA की रिवाइवल से न सिर्फ सैर सियाहत में इजाफा होगा, हमारी कम्युनिटी के लिए आसानी पैदा होगी, उनका ट्रैवल ड्यूरेशन कम होगा, उनके टिकट्स इकोनॉमिकल होंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की पर्सनल एफर्ट्स और कोशिशों की वजह से ये मुमकिन हो सका। हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत मुफीद होगा और उनके डायरेक्ट जो राब्ते हैं वो दोबारा से बहाल हो जाएंगे। PIA के लिए एक बहुत अहम संग मील है और इस संग मील को हासिल करने के लिए PIA और पाकिस्तान की हवाबाजी की तमाम इदारों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बहुत खुशी का मौका है कि पाकिस्तान में यहाँ पे अराउंड 1.8 मिलियन पाकिस्तानी हैं जो कि जिनके लिए बहुत फैसिलिटी है। छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं वो पहले इससे फ्रीक्वेंटली ट्रैवल पाकिस्तान की तरफ नहीं कर सकते थे, उनके लिए बहुत सहूलत हो गई है। तकरीब में PIA की परवाज़ों की बरतानिया में बहाली पर केक काटा गया। इस मौके पर मैनचेस्टर एयरपोर्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर ने CEO PIA आमिर अब्बास पाशा को खुसूसी शील्ड भी पेश की। कंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने ऐलान किया है कि इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन सर्विस 31 दिसंबर को बहाल कर दी जाएगी। तफसील बताएंगे वर्दा सलीम। रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा कि इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन सर्विस 31 दिसंबर को बहाल की जाएगी, जबकि रेकॉर्डेड मंसूबे के लिए 884 किलोमीटर तवील ट्रैक में से 400 किलोमीटर नए ट्रैक की तामीर का मुआहदा तकरीबन तय पाया जा चुका है। रोड़ी कराची 500 किलोमीटर, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि $2 बिलियन की एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हम बस वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर रहे हैं और वो दिसंबर 2026 में ग्राउंड ब्रेकिंग से मुराद ये है कि हमने अवार्ड कर देना था और उसके बाद, लेकिन हम उसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मेहनत के बाद, स्ट्रगल के बाद, जो उनका स्टाइल है, हम उसको जून जुलाई 2026 पे लेके आए ग्राउंड ब्रेकिंग को। ML2 पे भी बात चल रही है। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा कि रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बनाने और मुसाफिरों को मियारी सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। जो कार्गो एक्सप्रेस है उसका बेंचमार्क हमने 360-65 से उठा के 6 लाख रुपया रखा और उसकी बदौलत हम 3.5 बिलियन इंक्रीज करने जाएंगे। 23 मार्च तक हमारे पास 160 नई वैगन्स आ जाएंगी, तो उसको जब हम इस फाइनेंशियल ईयर में चलाएंगे 40-40 डालते जाएंगे, ये नहीं कि 160 का इंतजार करेंगे, तो उसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ रहा है वो भी 5 बिलियन का है। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा कि विजिलेंस डिपार्टमेंट को करप्शन, चोरी, जाली अलॉटमेंट्स, डीजल चोरी और घूस मुलाजमीन के खात्मे के लिए फाल कर दिया गया है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने मोदी अडानी गठजोड़ बेनकाब कर दिया। अवामी पैसा करप्ट साथी को बांटने के इल्जाम। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट की ताज़ा तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मोदी हुकूमत ने मई 2025 में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अवामी फंड से तकरीबन 33,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप की कंपनियों में मुंतकिल किए, जो कर्जों के बोझ तले दब रहा था। ये रकम अडानी की बंदरगाहें और दीगर ज़ैली कंपनियों के $585 मिलियन के बॉन्ड्स की अदायगी और कर्ज की तजदीद के लिए इस्तेमाल हुई। अवामी फंड्स का गलत इस्तेमाल मोदी की हुकूमत में अडानी के गहरे असर रसूख की वाज़ेह मिसाल है, जो शाइनिंग इंडिया को सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे करप्ट साथियों तक महदूद कर रहा है। भारतीय गोदी मीडिया का पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर प्रोपेगेंडा करने का झूठा बयानिया बेनकाब। वजारत इत्तलात और नशरियात हुकूमत पाकिस्तान ने
भारतीय मीडिया के हथकंडों का पर्दा चाक कर दिया, जो पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को मसख करके खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय चैनल फर्स्ट पोस्ट ने झूठा दावा किया कि पाकिस्तान 25,000 फौजी सऊदी अरब भेजेगा, एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम फराहम करेगा, जबकि सऊदी अरब J-10 J-F-17 खरीदेगा और $10 अरब की सरमायाकारी करेगा। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। 17 सितंबर 2025 को जारी करदा पाक सऊदी मुश्तरका एलामिये में वाज़ेह है कि ये स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा खालिस दिफाई नौयत का है, जिसका मकसद खित्ते में अमन इस्तेहकाम है। इसमें कहा गया है कि क्या किसी एक मुल्क पर जारियत को दोनों मुल्क पर जारियत तस्वर किया जाएगा, मगर फौजी दस्तों की तैनाती, तादाद, ब्रिगेड या कमान की कोई ऑपरेशनल तफसीलात शाया नहीं हुई। पाकिस्तान और सऊदी हुकूमतों ने भी 25,000 फौजियों या इस तरह के आदाद शुमार की तस्दीक नहीं की। यह झूठा बयानिया ज्यादातर भारतीय मीडिया और गैर मुसद्दका तबसरों से फैलाया गया, जो पहले से मुज़क्किर खेज रिपोर्टिंग से साख खो चुके हैं। खिते में अदम इस्तेहकाम के अज़ाइम के तहत अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत पर भारत को शदीद रद्दअमल का सामना है। अफगानिस्तान की मुसल्लह तंजीम नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट ने भारत को तालिबान नवाजी पर 2 टोक इंतबाह जारी किया है। NMF ने अपने बयान में कहा है कि भारत को दूसरी बार मुतनब्बे किया जाता है कि वो अफगानिस्तान में तालिबान और दीगर दहशतगर्द ग्रोहों की हिमायत फौरी तौर पर बंद करे। बयान में कहा गया कि तालिबान मासूम अफगानों के कातिल हैं और भारत की जानिब से उनकी हिमायत उसके दोगले रवैये को बेनकाब करती है। तंजीम के मुताबिक जमहूरियत का दावेदार भारत दरअसल दहशतगर्दों को सहारा दे रहा है। काबुल में भारतीय सफारत खाना दोबारा खोलना तालिबान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। NMF ने सवाल उठाया कि क्या भारत तालिबान के जराइम को नजरअंदाज करके अपने मुल्क में भी इंतशार फैलाना चाहता है। बयान में खबरदार किया गया है कि अगर भारत ने तालिबान की हिमायत जारी रखी तो तालिबान अफगानिस्तान के साथ साथ भारत को भी अपने अहदाफ में शामिल कर सकते हैं। अफगान आज़ादी पसंद तहरीकें भारत में खालिस्तान तहरीक से भी मुकम्मल ताउन करेंगी और भारत की तालिबान नवाजी इन तहरीकों के इत्तेहाद का बाइस बनेगी। और आवाम के अंदर ज़्यादा इसका जो है वो इसको प्रमोट करने के हवाले से, तो ये एक ऐसी स्पोर्ट है जिसने बहुत कम टाइम में अपना मकाम खुद बनाया है और एक पॉपुलर स्पोर्ट्स है, एक अपकमिंग स्पोर्ट है। एंड आई थिंक अगर ये इस स्पोर्ट को सपोर्ट रही इसामुल हक साहब जैसे लेजेंड्स की, जिन्होंने टेनिस में अपना नाम बनाया एंड दे लिटरली पुट पाकिस्तान ऑन द मैप। तो जब टेनिस की बात होती थी तो इसाम साहब के नाम से टेनिस जानी जाती थी पाकिस्तान के अंदर, और हमें बड़ा फ़ख्र है कि ये भी इस इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह दीगर स्पोर्ट्स को जो है वो इम्पोर्टेंस मिली है, इट्स आवर नेशनल ड्यूटी कि हम अपने यंगस्टर्स को मज़ीद फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और पैडल की जो स्पोर्ट है उसको इस मुल्क के अंदर मज़ीद प्रमोट किया जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट, जो मेरे जर्नलिस्ट हजरात साथी भाई, बड़े अरसे बाद लाहौर की बीट से मेरी मुलाकात हुई, मेरा पुराना होम टर्फ है, तो अब्बास भाई खड़े हैं, उल्फत मुगल साहब खड़े हैं, दीगर साथी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आई वुड लाइक टू अवॉइड पॉलिटिकल क्वेश्चंस टुडे। हम इसको स्पोर्ट तक जो है वो महदूद रखें, और स्पोर्ट इज़ अबाउट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और जिस तरह आपने देखा पिछले दिनों में कि क्रिकेट के अंदर जो हाथ ना मिलाने का एक रीत चली, तो ये शो करता है कि जहन का एक छोटापन है। और मेरा बड़ा दिल से मानना है कि पॉलिटिक्स में स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स ही नहीं होनी चाहिए। ये दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं, दो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, दोनों डिफरेंट रहनी चाहिए। और हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन से नवाजा है। हम दुनिया में जाने जाते हैं अपनी स्पोर्ट्स की स्किल की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ मोमेंट टू बी प्राउड कि पैडल को भी जो है मुल्क के अंदर एक मकाम मिल रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता ये एक हमारी मेन स्पोर्ट बनती जा रही है। तो मेरी तरफ से यही है। तो पैडल के हवाले से, टेनिस के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से जो आपके सवालात हैं, मैं हाजिर हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान दुनिया में स्पोर्ट्स के हवाले से हमारे नौजवान जाने जाते थे, लेकिन कुछ वक्त के लिए कुछ लोगों ने नौजवानों को गलत तौर पे इस्तेमाल किया। इसका रास्ता रोकने का बेहतरीन रास्ता है कि गवर्नमेंट आगे आए, स्टेप फॉरवर्ड ले। ये प्राइवेट एक लोगों ने बनाया है, लोगों के लिए एक बड़ी फैसिलिटी है। तो गवर्नमेंट इस तरह के एरिनास कब बनाने जा रही है ताकि नौजवान इस तरफ तवज्जो। जी उल्फा, बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने कहा कि हम इवन अभी इस्लामाबाद में हमने सुपर मार्केट F6 के अंदर पैडल कोर्ट्स जो हैं वो बनाए हैं CDA ने नए, और मुझे बड़ी खुशी हुई इस फैसिलिटी पे आके कि ये प्राइवेट सेक्टर ने एक बेहतरीन फैसिलिटी बनाई है, जहाँ पे दीगर स्पोर्ट्स भी साथ हो रही हैं और पैडल कोर्ट्स भी मौजूद हैं। बल्कि अगर आप अभी जायज़ा लें तो लोगों ने अपने रूफ टॉप्स के ऊपर भी बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो पैडल कोर्ट्स जो है वो बनाए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना है। और हमारी जो पॉपुलेशन है 68% इज़ अंडर द एज ऑफ 30,
تو یو نو اٹس اے چیلنج ایز ویل ایز این اپرچونٹی کہ جب آپ کی اتنی بڑی آپ کے پاس یوتھ بلج موجود ہے تو آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ اس یوتھ بلج کو آپ پازیٹیو طرف لے کے جائیں, ان کے لیے مزید فیسلٹیز پرووائڈ کریں. اور دیکھیے جو بجٹ ہوتا ہے نا کسی بھی سرکار کا, وہ اس مبنی اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی پرسنٹیج ینگسٹرز کی ہے تو ہم ینگسٹرز کے اوپر یا یوتھ کے اوپر کتنا پرسنٹ ٹوٹل بجٹ کا جو ہے وہ صرف کر رہے ہیں. سو آئی تھنک دا وے فارورڈ از پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ, جس میں سرکار اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے پیڈل کی پروموشن کے لیے, نئے کورٹس کے لیے, اور اس سپورٹ کو جتنا بھی ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں, کیونکہ دیکھیں جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا اس کا کام ہوتا ہے فیسیلیٹیٹ کرنا, سپورٹ کرنا. تو آئی تھنک میں بلکہ اس پلیٹ فارم کے توسط سے پیڈل ایسوسی ایشن کو اور اس ارینا کے جو آرگنائزرز ہیں ان کو بھی انوائٹ کروں گا کہ لیٹس ہیو اے فارمل میٹنگ. اور ہم بلکہ یوتھ منسٹرز ادھر فیصل صاحب نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے, وہ بڑا خود بھی اس میں انوالو ہو رہے ہیں. تو آئی ووڈ وانٹ کہ چاروں پروونسز کے یوتھ منسٹرز اور فیڈرل گورنمنٹ بیٹھ کے ایک پیڈل پالیسی بنائیں. وائی ناٹ, مطلب ایک دیکھیں اٹس نیڈ آف دی آر کہ ایک نیشنل پیڈل پالیسی ہماری اگر بن جائے, اس میں پلیئرز کی پروموشن بھی آ جائے گی, اس میں ایسوسی ایشن کو آفیشیلی ایک ریکگنیشن بھی مل جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیڈل کورٹس کو ملک کے اندر بنانا وہ آسان ہو جائے گا. اور دیکھیں میں تو آج یہاں پہ آیا ہوں اینڈ مجھے ایک بڑی اچھی فیل آئی ہے. میرا تو خواب یہ ہے کہ پیڈل کو رورل ایریاز میں لے کے جائیں, وہاں پہ اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ دیکھیں نا, میں ارشد ندیم سے جب بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں جی میں نے جیولن پھینکنا سیکھا کہ میں ننگے پاؤں بھاگتا بھاگتا جیولن پھینکتا پھینکتا میں اولمپکس تک پہنچ گیا. تو دیکھیے ٹائم ایسا ہے کہ ہم رورل ایریاز کے اندر بھی پیڈل کورٹس بنائیں, اور وہ سرکار کی انٹرونشن کے بغیر تھوڑا سا مشکل ہوگا. تو دیٹس دی ایم کہ اگر ہم ایک نیشنل پیڈل پالیسی بنا لیں اور اس کے اندر ہم رورل ایریاز کو انکلوڈ کر لیں, اینڈ وی ہیو آور SOPs ود ریگارڈ ٹو دی امپلیمنٹیشن, سو آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو ڈو اے گڈ جاب. تو یہ ایک وے فارورڈ ہے. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا پرٹنٹ سوال کیا. جی عباس صاحب, میرا سیکیورٹی کے حوالے سے آپ سے سوال ہے. جی سیکیورٹی بڑی میٹر کر رہی ہے. آج پھر حملہ کیا ہے افغانستان میں, جی سائڈ سے حملہ ہوا ہے. دوسری طرف مذاکرات بھی چل رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب اور ٹیم ہماری گئی ہوئی ہے وہاں پر استنبول میں, مذاکرات چل رہے ہیں. تو حملے کیوں ہو رہے ہیں جب مذاکرات؟ دیکھیے میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی از ان گڈ ہینڈس, پاکستان کی سیکیورٹی از ان سیف ہینڈس. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان نے جب بھی کسی بھی کوئی بھی اگریشن ہوئی ہے اس کا ہمیشہ جو ہے وہ ایک بڑا اچھا رسپانس اور بڑا بھرپور رسپانس دیا ہے. تو مجھے تو صرف بڑا اعتماد ہے اپنی آرمڈ فورسز کی ایبلٹی پہ اینڈ دیئر کیپیبلٹی ٹو ڈیفینڈ دا کنٹری. تو مجھے تو اتنا ہی پتہ ہے کہ کسی بھی قسم کی جب اگریشن ہوتی ہے تو ہماری آرمڈ فورسز جو ہیں وہ فلی اکوپڈ ہوتی ہیں اس چیلنج کو ڈیل کرنے کے لیے. تو اس ایشو پہ بھی میں مزید کامنٹ نہیں کروں گا, اینڈ فار دا فارن آفس ٹو کامنٹ آن دیٹ. بٹ جنرلی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب بھی کوئی اگریشن ہوئی ہے تو ہماری آرمڈ فورسز نے بڑا بفٹنگ رسپانس دیا. دیکھیے ہماری فارن ریلیشنز آپ نے دیکھے ہیں کہ ملک کے الحمدللہ سبز پاسپورٹ کی عزت ہے. ایک فارن ریلیشنز بڑے امپروو کیے ہیں تمام ممالک کے ساتھ, اور سعودی عربیہ کے ساتھ ہماری ایک بائی لیٹرل میٹنگز ہونے جا رہی ہیں. تو اس پہ فوکس ہوگا ٹریڈ کے اوپر, انویسٹمنٹ کے اوپر, پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے حوالے سے, اور سعودیز کی جو انویسٹمنٹ پاکستان میں آنی ہے اس حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان از ناؤ ویری ویل پلیسڈ آن دا ورلڈ میپ. پاکستان ریلیونٹ ہے, پاکستان کے بارے میں دنیا بات کر رہی ہے. دیکھیے پرائم منسٹر اینڈ فیلڈ مارشل, ان کی تعریف آج بھی آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوالالمپور میں ملیشیا کے اندر کی, اور انہوں نے کہا جی دونوں دے آر بوتھ گریٹ لیڈرز. تو دیکھیے دنیا ایک شناخت کر رہی ہے پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پہ جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے ورلڈ پیس کے لیے, دنیا میں ایک اوور آل اچھی انوائرمنٹ پیدا کرنے کے لیے. تو یہ میرا خیال ہے ہر پاکستانی کے لیے فخر کی بات ہے. یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے اسپورٹس کی بات کی تو پیڈل گیم لے لیں, ہاکی کی بات کر لیں, کرکٹ کی بات کر لیں, اوور آل گیمز کی بات کر لیں, تو پنجاب میں دکھائی دیتی ہے, دوسرے صوبوں میں کیوں نہیں یہ چیز؟ دیکھیے میں اسی لیے نیشنل پالیسی کی بات کی کہ اگر نیشنل پالیسی ایک بن جائے پیڈل کے اوپر بھی تو ہم باقی صوبوں کو بھی انوائٹ کریں گے کہ وہ آئیں اور اس ایکسپیرینس سے سیکھ کے وہ اس چیز کو آگے لے کے چلیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ول بی اے ویری ویری گڈ انیشیٹو آن پارٹ آف دا گورنمنٹ. تو اس کی انشاءاللہ کوئی ٹائم لائن طے کر کے تو تمام صوبوں کو اس پہ بلاتے ہیں اور پیڈل کی پروموشن شروع کرتے ہیں. بلکہ میں تو ایک اور دیکھیں آئیڈیا سے آئیڈیا آتا ہے, اب ادھر اتنے گریٹ مائنڈز ہیں. دیکھیں مطلب ہمارے ملک کے اندر ایک پولو فیسٹیول ہوتا ہے شندور کا, پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. اٹس اے ویری ویری ویل نون گیم.
تو مطلب ہم کیوں نہیں اپنے ناردرن ایریاز میں یا AJK کے اندر کوئی ایسی فیسلٹی بناتے کہ وہ ہر سال ایک فیسٹیول بھی ہو اور ایک پیڈل کا ٹورنامنٹ بھی ہو جایا کرے. تو آئی تھنک اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی ایسی لوکیشن کے اوپر ایک آدھی سینک لوکیشن کے اوپر ایک ایسا کر لیں اور انٹرنیشنل پلیئرز کو ادھر بلائیں تو آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ کین گو اے لانگ وے. لاسٹ کویسچن جی. صاحب نے آج فرمایا کہ اگر حماس نے یرغمالیوں کو واپس نہ کیا تو امن معاہدے میں شامل ممالک اپنی فورسز بھیج سکتے ہیں, تو کیا پاکستان اپنی فورس بھیجے گا وہاں پر؟ دیکھیے آئی ول لیو دیٹ کویسچن فار دا فارن آفس جی, اس پہ موفا رسپونڈ کرے گا. بٹ میں تو صرف آج جس طرح پیڈل کی بات کی تو جیتنے والے دونوں نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کا فرسٹ پنجاب پیڈل چیمپئن شپ کے اختتامی تقریب سے خطاب آپ ملاحظہ کر رہے تھے. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین, محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک, جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں سرد رہنے کی توقع ہے. تاہم بالائی خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور ملحقہ علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ چند مقامات پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے. مشرقی پنجاب کے اضلاع مسلسل موسم خشک اور فضائی آلودگی کے باعث اسموگ کے زیر اثر رہیں گے. ناظرین, کھیل میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرکٹ کی. پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان T20 سیریز کے ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی. اسلام آباد میں ہونے والی تقریب رونمائی میں قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا اور جنوبی افریقہ کے کپتان ڈونوون فریرا نے شرکت کی. قومی کرکٹ ٹیم نے 3 میچز کی T20 سیریز کے لیے تیاریوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. قومی کھلاڑیوں کا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن جاری ہے. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کا پہلا میچ منگل کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا. دوسرا میچ جمعہ اور تیسرا میچ ہفتے کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شیڈیول ہے. T20 سیریز کے بعد دونوں ٹیمیں 3 میچز کی ون ڈے سیریز میں بھی مد مقابل ہوں گی. قومی وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ کی تیاریوں کے حوالے سے مختلف آپشنز پر غور کریں گے. راولپنڈی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مائک ہیسن نے کہا کہ بابر اعظم کو T20 اسکواڈ میں شامل کیا ہے اور وہ تیسرے نمبر پر بیٹنگ کریں گے. امید ہے بابر اعظم T20 فارمیٹ میں شاندار واپسی کریں گے. انہوں نے کہا کہ محمد حارث نوجوان ہیں, ابھی مزید بہتری درکار ہے. ہیڈ کوچ نے کہا کہ عثمان خان سپنرز کے خلاف اچھی بیٹنگ کرتے ہیں, انہیں T20 سیریز میں موقع دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو اسکواڈ کا حصہ نہیں انہیں ڈومیسٹک کرکٹ پر فوکس کرنا چاہیے. ڈپٹی کمشنر لیا امیرہ بیدار نے کہا ہے کہ تھل جیپ ریلی اور لیا تھل میلہ کے لیے ٹریک اور پنڈال بروقت مکمل کر لیے جائیں گے. انہوں نے یہ بات تحصیل چوارہ رکھیرے والا میں ٹریک اور پنڈال کی تیاری کے لیے جاری کام کے معائنے کے موقع پر کہی. اسسٹنٹ کمشنرز حارث حمید خان, ارشد ندیم, CO ضلع کونسل محمد فیصل اور متعلقہ افسران ان کے ہمراہ تھے. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ تھل جیپ ریلی اور لیا تھل میلہ میں عوام کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کے پیش نظر پنڈال کو وسعت دی جائے. انہوں نے کہا کہ سٹالز, فوڈ سٹریٹ اور پارکنگ کے لیے بہترین پلاننگ کی جائے اور اس پر عمل درآمد بھی یقینی بنایا جائے اور میلے میں آنے والے شائقین خصوصاً عورتوں اور بچوں کے لیے علیحدہ بیٹھنے کے انتظامات کیے جائیں. نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو پہلے ایک روزہ میچ میں 4 وکٹوں سے ہرا دیا اور 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی. ماؤنٹ مینگنوئی میں کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 35.2 اوورز میں 223 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. صرف 2 کھلاڑی ڈبل فگر تک پہنچ پائے. ہیری بروک نے سینچری سکور کی. انہوں نے 101 گیندوں پر 135 رنز کی اننگز کھیلی. نیوزی لینڈ کی جانب سے زاگ فوکس نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. نیوزی لینڈ نے 224 رنز کا ہدف 36.4 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا. مائیکل بریسویل نے 51 رنز بنائے. ڈیرل مچل نے 78 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی. انگلینڈ کے برائڈن کارس نے 3 کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی.
ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ میچ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ وشاکھاپتنم میں نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 38.2 اوورز میں 168 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جارجیا پلیمر 43 اور ایمیلیا کر 35 رنز کے ساتھ نمایاں بیٹر رہیں۔ انگلینڈ کی جانب سے لنسی سمتھ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ نیٹ سیور برینڈ اور ایلس کیپسی نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ جواب میں انگلینڈ ویمنز نے 169 رنز کا ہدف 29.2 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ اوپنر ایمی جونز نے 66 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ ٹامی بومن 40 اور ہیدر نائٹ 33 رنز بنانے میں کامیاب ہوئیں۔ انگلش ٹیم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے، جبکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہے۔ بات کرتے ہیں فٹ بال کی۔ سعودی پروفیشنل فٹ بال لیگ میں النصر نے الحزم کو ہرا دیا۔ کرسٹیانو رونالڈو نے کیریئر میں 950 گول مکمل کر لیے۔ کھیلے گئے اس میچ میں النصر نے الحزم کو 2 گول سے مات دی۔ کھیل کے 25ویں منٹ میں یوآو فیلکس نے گول کر کے النصر کو برتری دلائی۔ کھیل کے 88ویں منٹ میں رونالڈو نے برتری دگنی کر دی، جو آخر تک برقرار رہی۔ رونالڈو کے کیریئر کا یہ 950واں گول ہے۔ النصر کی ٹیم رواں سیزن میں اب تک کھیلے گئے اپنے تمام 6 میچز جیت کر 18 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر ہے۔ التعاون 15 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ الہلال اور القادسیہ 14 پوائنٹس کے ساتھ بالترتیب تیسرے اور چوتھے نمبر پر موجود ہیں۔ ناظرین، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔